दोस्तों नमस्कार। एक साथ खून और पानी कैसे बहाया जा सकता है? खून का मतलब है आतंकवादी हमला और पानी का मतलब है सिंधु नदी का पानी। यह कैसे संभव है कि एक तरफ आतंकवाद को जो जमीन पनाह दिए हुए है, उसी जमीन पर रहने वाले लोगों को भारत वीजा देना शुरू कर दे? बिल्कुल नहीं। यह कैसे संभव है भारत और आतंकवाद को अपनी जमीन पर पनाह देने वाले पाकिस्तान को राजनयिक संबंधों के आश्रय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत बातचीत करते रहे? बिल्कुल नहीं। यह कैसे संभव है कि जिस आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान खड़ा है उसके साथ व्यापारिक संबंध बनाए जाएं या फिर रखे जाएं? बिल्कुल नहीं। तमाम बातें जो हम कह रहे हैं, ये तमाम बातें पहलगाम में जो कुछ हुआ, 26 टूरिस्टों की जो हत्या कर दी गई, उसके बाद दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री ने जो सीसीएस की बैठक की और उसमें जो 5 बड़े निर्णय किए, वो 5 बड़े निर्णय क्या सिर्फ हवाई हैं? क्योंकि ये तमाम निर्णय इस देश के भीतर में कई मौकों पर किए जा चुके हैं। आपको याद होना चाहिए पठानकोट एयरबेस पर हुआ हमला। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का यही कहना था, एक साथ खून और पानी कैसे बहाया जा सकता है। और उसके बाद तमाम दस्तावेजों को पलटा गया, परखा गया और यह माना जाने लगा कि पानी बंद करना क्या मुश्किल काम है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कह दिया तो इस देश का मीडिया उसी राह पर चल निकला। राजनयिक संबंधों को लेकर पठानकोट और उसके बाद उरी का हमला, इन्हीं वक्तव्यों का जिक्र किया गया। कैसे संभव है वीजा दिया जाए? कैसे संभव है राजनयिक संबंध बनाए जाएं? पुलवामा में तो सबसे आखिरी तौर पर जो बातें निकल कर आई, उसमें यह कोई समझौता कर पाने की स्थिति में भारत बिल्कुल नहीं था, जिसमें पाकिस्तान को लेकर कोई भी सवाल भारत की विदेश नीति, भारत की कूटनीति, भारत की पड़ोसियों के साथ संबंध या फिर सार्क को दोबारा से जीवित करना कुछ भी नहीं था। सब कुछ एक झटके में खत्म हो चुका था। बरस दर बरस, परिस्थिति दर परिस्थिति। आज जिक्र किस बात का किया जाए? आतंकवादी हमलों का जिक्र किया जाए? पाकिस्तान के भीतर मौजूदा वक्त में वहां पर जो सेनाध्यक्ष ने जिन बातों का जिक्र कश्मीर के आतंकवादियों का साथ देने का कहा, उसका जिक्र किया जाए? यह बात यह कल की थी। कल इन तमाम बातों पे बात हो चुकी है। आज तो बात इसकी करनी होगी। इस देश में प्रधानमंत्री पठानकोट के वक्त भी वही थे जो आज है। इस देश में रक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल उस वक्त भी थे, इस वक्त भी हैं। एक परिवर्तन जरूर आया है कि उस वक्त अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो वह कहीं किसी रूप में पठानकोट, उरी या फिर पुलवामा के वक्त आपको इस दृष्टि से नजर आए नहीं होंगे जिस दृष्टि से पहलगाम के बाद वो पहलगाम के तमाम जगहों पर गए, मुलाकात की, सब कुछ नजर आया। तो शायद अमित शाह की नई एंट्री है। राजनाथ सिंह उस वक्त गृहमंत्री थे। गृहमंत्री की भूमिका उस वक्त मौजूदा वक्त के गृहमंत्री की तर्ज पर बिल्कुल नहीं थी। अब गृहमंत्री अमित शाह हैं, इनकी भूमिका कल आपको दिखाई दे गई होगी। लेकिन अगर आप पठानकोट, उरी या फिर पुलवामा का जिक्र करेंगे तो बतौर गृहमंत्री राजनाथ सिंह की भूमिका आपको तब नजर नहीं आई होगी। उस वक्त रक्षा मंत्री पारिकर साहब थे गोवा के, अब वो हमारे बीच नहीं है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, इस वक्त वो हमारे बीच नहीं है। यानी पारिकर और सुषमा स्वराज उस वक्त के विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर, इन दोनों को बदल दीजिए। जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। इस देश का मीडिया वही है, इस देश का पूरा सिस्टम वही है।
जब पठानकोट पर हमला हुआ था, प्रधानमंत्री दिल्ली में नहीं थे, वो बेंगलोर में थे। बेंगलोर से दिल्ली पहुंचे और मीडिया ने बताना शुरू कर दिया एक हाई लेवल बैठक हुई है। और उस हाई लेवल बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं जो आज आप सुन रहे हैं। अगर आप 9 बरस पहले सोशल मीडिया के यूट्यूब में जाकर उन्हीं चैनलों के उन्हीं वक्तव्यों को आप सुनना शुरू कर देंगे तो हो सकता है आपके जहन में यह सवाल तब और बड़ा हो जाए, क्योंकि इस देश के भीतर पठानकोट एयरबेस का मतलब 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, उसमें बड़ी भूमिका, और फिर एयरबेस पर हमला। शायद आप चौंक जाएंगे उस वक्त जो मीडिया में कहा जा रहा था, उस वक्त जो तमाम देश को संभालने वाले अलग अलग मंत्रालयों के नेता नेतृत्व जो कह रहे थे। उस वक्त जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी थे। उरी के बाद तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था पानी रुक जाएगा, नहीं दिया जाएगा पानी। बाद में सफाई दी। दरअसल हम उन नदियों का जिक्र नहीं कर रहे हैं जो सिंधु जल संधि के तहत आते हैं। और इस परिस्थिति के भीतर आप हर घटना को याद करते हुए, अगर उस वक्त वो उरी हो या पुलवामा हो या फिर पठानकोट हो, उस दौर में और मौजूदा वक्त में आप जो भी सुन रहे हैं, अगर उन परिस्थितियों में चले जाएंगे तो अब अंतर यह है कि दरअसल पुलवामा में इस देश के सैनिक शहीद हुए थे। उनके परिजन रोते बिलखते जिस तर्ज पर टेलीविजन स्क्रीन पर रेंग रहे थे, उस वक्त इस देश के सामने चुनाव की चुनौती थी। इस वक्त इस देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के पर्यटक कश्मीर पहुंचे थे और हर जगह के पर्यटक वहां पर मारे गए हैं, आप कह सकते हैं शहीद हुए हैं। और हर परिजन जितना दुखी है, जिस तर्ज पर दुखी है, उसकी तस्वीर आपकी रूह को कपा देगी। बात आज शुरू कहां से की जाए, किन तस्वीरों के आश्रय की जाए, क्योंकि हर तस्वीर उस वक्त की और इस वक्त की कोई परिवर्तन देती नहीं है। उस दौर के वो किरदार, इस दौर के वही किरदार। उस दौर में गुस्सा कम था, सरकार तुरंत आई थी। इस दौर में गुस्सा बहुत व्यापक है, सरकार 10 से 11 साल बिता चुकी है। परिस्थितियों में अंतर कहां कैसे आया है। प्रधानमंत्री इस बार भी सऊदी में थे, दिल्ली लौटे और सीसीएस की बैठक बुलाई गई। पठानकोट के बाद हाई लेवल बैठक थी, वो सीसीएस की बैठक नहीं थी। उसमें जो निर्णय लिया गया और इसमें जो निर्णय लिया गया, बहुत अंतर नहीं है दोनों में। और प्रधानमंत्री उस वक्त मैसूर चले गए थे और पहली बार पठानकोट पर उन्होंने जो बात कही थी वो मैसूर जाकर कही थी, जैसे आज उन्होंने बात दिल्ली में रहकर या राष्ट्र के नाम संदेश देकर नहीं की, बल्कि बिहार की एक रैली में की। और रैली में यह कहकर की कि मैं दुनिया को बता दूं, दुनिया को बता दूं, यह कहते हुए उन्होंने अपनी बात अंग्रेजी में रखी। और पता नहीं क्यों यह बात चहन में गूंजने लगी जब यूक्रेन पर हमला पुतिन कर रहे थे, वो रशियन में क्यों बोले, दुनिया को बताने के लिए वो अंग्रेजी में क्यों नहीं बोले। ट्रेड वार की जब शुरुआत हुई और टैरिफ जब चीन ने बढ़ाया तो शी जिनपिंग जब सामने आए तो उन्होंने कहा अंत तक लड़ाई होगी, लेकिन यह बात उन्होंने अंग्रेजी में क्यों नहीं की, चीनी भाषा में ही क्यों की। और भारत के प्रधानमंत्री ने जब कहा मिट्टी में मिला देंगे, जमीन नहीं बचेगी, कमर तोड़ देंगे, इन बातों का जिक्र करते करते उन्होंने वर्ल्ड के सामने संबोधित अंग्रेजी में किया। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist
and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. प्रधानमंत्री सऊदी अरब से लौटे, दिल्ली में बैठक की, 5 निर्णय लिए गए और आज वो बिहार की यात्रा पर थे। और बिहार में जो उन्होंने कहा उसके ठीक समानांतर एक क्षण के लिए यह सोचिए कि जो कल निर्णय लिए गए वो कितने आधे अधूरे निर्णय हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मिशन को छोटा करने का जिक्र किया गया। चाहते तो बंद कर सकते थे। सिंधु जल संधि स्थगित करने का जिक्र किया गया। पूरी तरीके से निरस्त करने का ऐलान कर सकते थे, नहीं किया। सार्क वीजा सुविधा बंद करने का ऐलान किया, लेकिन सभी तरह के वीजा को बंद कर सकते थे, नहीं किया। आप कहेंगे ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही तो 9 साल पहले भी हुआ था और 9 बरस के बाद भी ऐसा ही हो रहा है। 9 बरस पहले प्रधानमंत्री तो आज बिहार में थे, उस वक्त वो मैसूर में थे और उस वक्त पठानकोट की घटना, पठानकोट एयरबेस पर हमला, और वो किसी दूसरे कार्यक्रम में मैसूर में थे। क्या कह रहे थे वो? मैं देश के जवानों का गर्व करना चाहता हूं, देश के सुरक्षा बलों का गर्व करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। जब युद्ध होते हैं तो दुश्मन देश अपने सामने वाले देश की सैन्य शक्ति पर घात करने के लिए प्रयास करता है। आज मानवता के दुश्मनों ने जो भारत की प्रगति को देखने की उनको परेशानी हो रही है, ऐसे तत्वों ने, ऐसी ताकतों ने पठानकोट में हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग एयरबेस को उड़ा देने का प्रयास किया। मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के उन इरादों को उन्होंने आंख में मिला दिया। वो वक्त तो और ज्यादा त्रासदीदायक था, क्योंकि पठानकोट एयरबेस पे जो हमला हुआ था उसमें 7 जवान शहीद हो गए थे और 21 गंभीर तौर पर घायल हो गए थे। और ये अपने आप में भारत के इतिहास में पहला मौका था जब पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े अधिकारी जांच के लिए पठानकोट पहुंचे थे और इजाजत प्रधानमंत्री ने दी थी। हम आपको कल सुना रहे थे किस तरीके से सेना में रहे जीडी बख्शी कितने गुस्से में थे। उस वक्त भी वो किसी न्यूज चैनल नहीं बल्कि हर न्यूज चैनल पर मौजूद थे। 9 बरस पहले की परिस्थिति को भी याद कीजिएगा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी एक झटके में पाकिस्तान में जन्मदिन की बधाई देने वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को क्यों चले गए। उस दौर को याद कीजिएगा तो हो सकता है आपके जहन में हो उस वक्त कांग्रेस भी यह सवाल कर रही थी, कांग्रेस आज भी सवाल कर रही है। परिस्थितियों में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं आया है। तो क्या जिन बातों का ऐलान किया गया वो बातें जमीन पर कहीं नहीं टिकती है? अगर आप सिलसिलेवार तरीके से परिस्थितियों को परखना शुरू करें तो आपको जानकर हैरत होगी कि दरअसल जो सिंधु जल संधि है इसमें एक तरफ फैसला नहीं लिया जा सकता। 2016 से लेकर 2019 के बीच 3 बार भारत सरकार को इसका एहसास हुआ। तो क्या यह पानी बंद करने की परिस्थिति सिर्फ एक ऐलान भर है, क्योंकि इस देश के भीतर पॉलिटिकली आपको बतलाना और दिखलाना है कि आप कुछ कर रहे हैं? क्योंकि जो समझौता हुआ था उसमें भारत, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक की मौजूदगी थी। और उसके साथ एक चीज और समझिए कि इसके ठीक समानांतर
अटारी से जो व्यापार बंद हुआ यह इससे पहले भी हुआ था, और अटारी ही वो जगह है जहां से जमीन पर जो व्यापार की आवाजाही होती है वो अफगानिस्तान को लेकर भी होती है। और अफगानिस्तान के साथ व्यापार बंद नहीं किया गया था तो फिर अफगानिस्तान ही पाकिस्तान के ढाल के तौर पर था, यानी व्यापारिक काम चल रहा था, सिवाय इसके कि पाकिस्तान शब्द बीच से हट गया था और अफगानिस्तान और भारत के व्यापार चल रहे थे। उनके बिजनेसमैन उन मार्फत से या फिर दोनों के बिजनेसमैन मिलकर भारत से सामान की आवाजाही जो होती थी वह चल रही थी। और जो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस सिंधु जल संधि का हम जिक्र कर रहे हैं उसकी पहले एक हकीकत समझ लीजिए। सिंधु नदी का इलाका 11,20,000 किलोमीटर क्षेत्र का है। 86% भारत और पाकिस्तान में यह बटा हुआ है। पाकिस्तान के हिस्से में 47%, भारत के हिस्से में 39%, चाइना के हिस्से में 8%, अफगानिस्तान के हिस्से में 6%। और 1947 में विभाजन पर मुहर लगते ही पंजाब और सिंध प्रांत में पानी को लेकर संघर्ष शुरू हो गया था और उस वक्त दोनों देशों के इंजीनियरों ने मुलाकात की। 31 मार्च 1948 तक विभाजन के पहले के हालात बरकरार रखे जाएंगे यह कहा गया, लेकिन जैसे ही 31 मार्च बीता और 1 अप्रैल 1948 को पाकिस्तान ने कश्मीर में जो दखल देना शुरू किया तब पहली बार भारत ने 2 नहरों का पानी बंद कर दिया था। इसका असर यह हुआ कि उस वक्त के पंजाब में 17 लाख एकड़ जमीन सूखे की चपेट में आ गई और 1948 से 1960 तक कोई ठोस समझौता हुआ ही नहीं। और 1951 में 1951 में नेहरू के कहने पर जो टेंसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल ने एक रिपोर्ट तैयार की और उसके साथ वर्ल्ड बैंक ने भी रिपोर्ट तैयार की, यह कहते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समझौता करना होगा। और उसके बाद ही 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु समझौता हुआ और इस सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्व और पश्चिम नदियों में बांटा गया। सतलज, ब्यास और रावी ये पूर्व की नदियां हैं तो ये भारत इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके हिस्से में सिर्फ 20% पानी है। झेलम, चिनाब और सिंधु ये पश्चिमी हिस्सा मानते हुए पाकिस्तान के उसको इस्तेमाल का हक दिया गया। इसमें तकरीबन 13.5 करोड़ एकड़ फिट पानी है और दूसरी तरफ भारत के जो हिस्से में आया वो 3.3 करोड़ एकड़ पानी था। तो नदियों को एक दूसरे देश के लिए जो बिजली बनानी है, खेती का उपयोग करना, आपसी सहमति हुई और सिंधु आयोग बना। भारत पाकिस्तान के कमिश्नर नियुक्त किए गए। विवाद सुलझाने के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का रास्ता चुना गया और उसमें वर्ल्ड बैंक की भूमिका बड़ी हो गई। वो उस दौर में मौजूद थी और उस दौर के भीतर यह भी सवाल शुरू हुआ कि अगर जो खास तौर से पठानकोट उरी के वक्त में यह मामला जब तूल पकड़ा तो यह सवाल हुआ कि चीन क्या करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत सदस्य बनना चाहता था, पाकिस्तान चाहता था नहीं बने भारत, चीन ने अड़ंगा लगा दिया। दक्षिण चीन सागर और उसके साथ ही जो क्वाड अमेरिका के बनाए हुए समिति में भारत शामिल हुआ, भारत के रुख से चीन नाराज हुआ। बलूचिस्तान पर भारत के सवाल पर चीन खफा हुआ क्योंकि चीन अपना एक आर्थिक कॉरिडोर बना रहा है जो शिनजियांग प्रांत को रेल सड़क पाइपलाइन के जरिए बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता और इस पर तकरीबन चीन $46 बिलियन खर्च भी कर रहा है। तब अगला सवाल यह भी खड़ा हुआ कि अगर सिंधु नदी या सिंधु संधि का सवाल आएगा तो तिब्बत और ब्रह्मपुत्र भी इसकी जद में आएंगे, क्योंकि तिब्बत में बांध बनाकर ब्रह्मपुत्र को पानी को वो पीली नदी में डाइवर्ट करेगा और उसकी योजना बना रहा था। बांध की योजना बनी तो फिर अरुणाचल और तिब्बत की सीमा पर जो ग्रेट ब्रेड है वहां पर उसने बांध बनाने की शुरुआत की, यानी जहां पर ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेती है वहीं से पानी को मोड़ दिया जाए। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह बहस बड़ी हो गई कि क्या वाकई पानी को लेकर समूचा एशिया इसकी जद में आएगा, क्योंकि भारत, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश में भी ब्रह्मपुत्र का पानी जाता है। तो क्या ये सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए हुए या कोई बड़ा फैसला लेने की स्थिति में? हमें लगता है एक तस्वीर जरूर देखिए। यह तस्वीर उस वक्त की है जब समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे थे।
यह तस्वीर सितंबर 1960 की है। सिंधु जल समझौता जब हो रहा था, उस वक्त भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कराची गए थे इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए। उनके साथ जो बैठे हुए थे वो अयूब खान थे और तीसरे शख्स के तौर पर उस वक्त जो वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट विलियम इलिफ थे, उनकी मौजूदगी थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून के मातहत। और उस लिहाज से इस कानून को बनाया गया था उस वक्त की किसी को कोई नुकसान होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके जरिए पावर प्रोजेक्ट जुड़े हैं, अलग अलग इंडस्ट्री जुड़ी है, अलग अलग एग्रीकल्चर का क्षेत्र जुड़ा है। और शायद यह सवाल इस वक्त इसलिए कहीं ज्यादा भारत में सोचा जाना चाहिए कि जिन बातों का जिक्र पहले हो चुका था, उन्हीं बातों का जिक्र इन 10 बरस में बार बार हर घटना के बाद क्यों होता है और पुरानी बातें भूल क्यों जाते हैं। क्योंकि अब दोनों देशों के सलाहकार जो कि अपने अपने देश के दूतावास के मिशन में शामिल होते हैं, उसमें मिलिट्री मूवमेंट और इंटेलिजेंस ऑपरेशन को बताया जाता है, अब वो साझा करने की भूमिका खत्म होगी, उनकी आवाजाही बंद कर दी गई। अब कोई जानकारी साझा नहीं होगी, यानी गलतफहमी, तनाव अपने तौर पर रहे, छोटे छोटे टकराव बड़े बड़े संघर्ष में तब्दील होते हैं तो हो। और जो उच्चायोग के कर्मचारी हैं, अगर वह 30 कर दिए गए तो इसका मतलब बहुत साफ है कि रिश्ता न्यूनतम स्तर पे है। वीजा, ट्रेड, सिविल हेल्प जो भी होती है डिप्लोमेटिक कार्यों में, चाहे वह एजुकेशन का फील्ड हो, हेल्थ का फील्ड हो, ट्रैवल सेक्टर का फील्ड हो, तमाम जगहों पर अब इसकी जरूरत नहीं है। और यह पहले हुआ, मौजूदा वक्त में फिर से चीजें पटरी पर थी, मौजूदा वक्त में फिर हो गया, आने वाले वक्त में फिर होगी। इसीलिए कह रहे हैं बार बार, पठानकोट के दौर में प्रधानमंत्री और हाई लेवल बैठक के वक्तव्यों को उठाकर देखिए, उस दौर में मीडिया के तेवर को देखिए, उरी के बाद की घटनाओं का विवरण न्यूज चैनलों के तमाम विजुअल्स को उठाकर देखिए और उसमें जो नेता जिन जिन बातों का जिक्र करते उसे सुनिए, पुलवामा के बाद की परिस्थितियों को सुनिए और उसके बाद पहलगाम की परिस्थिति के साथ मौजूदा वक्त में हर कहे शब्द को सुनिए जरूर। तब समझ पाएंगे कि दरअसल इस पूरे सफर में तत्काल में सिर्फ भावनाएं रहती हैं क्या, बाकी कुछ मायने नहीं रखता है। और इन भावनाओं को भी चंद सेकंड में भुला दिया जाता है। आप कहेंगे कैसे? तो तमाम परिजन जिनके घर में लोग थे और वो पहलगाम में मारे गए, उसमें एक नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे, उनकी पत्नी सलामी देकर विदा कर रही थी। और उसी वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी के इलाके में अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखा रहे थे। आपको सुनने में अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन इन दोनों तस्वीरों को एक क्षण के लिए एक एक करके देखिए और कोशिश कीजिए समझने की कि भावनाओं का उफान, शब्दों की बयानबाजी, गवर्नेंस के तौर तरीके और टेररिज्म और पाकिस्तान को लेकर इस देश के भीतर की परिस्थितियों में राजनीतिक उबाल है या फिर एक समाधान, या फिर एक कह सकते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति क्यों नहीं आई जहां पर पूरा देश एकजुट होकर पूछे और सवाल तो करे कि दरअसल आप इससे पहले 9 बरस पहले भी तो यही चीज कर रहे थे। लेकिन दोनों तस्वीर को एक साथ देखिए जरूर। We should all be proud of him in every way. In every way.
यह संयोग हो सकता है जो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, दोनों का वक्त एक सा है। यह भी संयोग हो सकता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए उस देश के शासक सरकार के सामने बहुत सारे मुद्दे होते हैं। उन मुद्दों को लेकर वह कभी रुकता नहीं है। यह भी हो सकता है इस देश के भीतर वो चाहे पठानकोट में शहीद हुआ सैनिक हो, या पुलवामा में शहीद हुआ सैनिक हो, या फिर जो तस्वीर आपने नरवाल की देखी वह शहीद हुआ सैनिक हो। परिस्थितियां तीनों जगह पर तीन अलग अलग थी, लेकिन इस देश के भीतर में परिवार, परिजन और रिश्ते नाते और उनके साथ भावनाओं का उफान कमोवेश एक जैसा ही होता है। लेकिन यह कौन सी परिस्थिति होती है कि अलग अलग घटनाओं में परिवार, लोगों के अपने अनुभव, अपनी भावनाएं एक होती है, लेकिन सत्ता सरकार की राजनीति जो होती है उसकी भावनाएं पल पल बदलती चली जाती है। और अगर नहीं बदलती है तो ऐलान होना चाहिए कि टेररिज्म के लिए हमारे पास 24 घंटे में से सिर्फ 3 घंटे का वक्त है। 3 घंटे दूसरे हिस्से में जहां पॉलिटिक्स होनी है उसको करना है। बाकी 3 घंटों में इस देश के भीतर जो पुराने कार्यक्रम तय हैं उन्हें करना है। बाकी 3 घंटों में हमें जानना समझना है कहां पर किसे संबोधित करना है, किसे मिलना है। खांचों में बांट दीजिए और एक सिलसिला चल पड़ेगा। तो फिर ऐसी घटनाएं जो पूरे देश को प्रभावित करती हो और पूरे देश के भीतर उसको लेकर एक उफान हो कि राष्ट्रीय तौर पर इसका समाधान क्यों हो नहीं पा रहा है, तो आखिर के दो सबसे बड़े सवाल इस देश के भीतर में वही संविधान, वही लोकतंत्र और वही मीडिया है। मीडिया की भूमिका इस दौर में क्या होनी चाहिए? क्या उसे अतीत में किए गए इन्हीं वक्तव्यों को दोबारा दिखाना नहीं चाहिए? इस देश के समाज सेवी या फिर जो जानते समझते हैं कि किसी भी सरकार को लेकर कोई भी सवाल कानूनी तौर पर भी उठाया जा सकता है, तो क्या वो उठाएंगे नहीं? तस्वीरें जस की तस है, वही गुस्सा, वही आक्रोश, वही बात उसी तरीके से कहना। यहां तक कि विपक्ष में भी जब पठानकोट हुआ तो उस समय कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा सामने आए थे, आज पवन खेड़ा सामने आए। बातें कमोवेश वही है, सत्ता वही, सरकार वही, सिलसिला वही। तो दूसरी बड़ी बात जो शायद इस देश के नागरिकों को सोचना समझना होगा कि क्या हम चंद सेकंड के बाद, चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद भूल जाते हैं, या कोई दूसरे मुश्किल हालात हमारे सामने कहीं ज्यादा बड़े पहाड़ की तर्ज पर खड़े हो जाते हैं और हम उसी की आगोश में एक बार फिर उसी सत्ता से गुहार लगाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चीजें सामान्य तौर पर इस देश में होनी चाहिए, वो गवर्नेंस के तौर पर हो, कानूनी तौर पर हो, मीडिया के तौर पर हो, उन सभी को लेकर सत्ता सरकार ने सबको अपने ऊपर आश्रित कर दिया। हम कहेंगे तो ही होगा। और हम का मतलब यह होता है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस और तमाम पिलर्स, उसमें 4th स्टेट भी है। हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा और उसी तरीके से देखने की आदत डाल लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।